हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आपका स्वागत है आज एक और नए वीडियो में आपके यूट्यूब चैनल गौरव एजुकेशन हब। तो मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे वंशागति का आणविक आधार। आज हम उस बात को चर्चा करने वाले हैं कि दरअसल है क्या, वो कौन सा मटेरियल है जो सच में डीएनए में जो है कि भाग लेता है। अभी तक जो मेंडल के अनुसार हमें जो बातें पता चली है कि जो गुणसूत्र होते हैं वही क्या करते हैं, वंशा गति के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। अब थोड़ा सा उसके अंदर चलेंगे हम लोग और बातों को समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो हमने देखा था कि जो गुणसूत्र होते हैं यानी जो क्रोमोसोम होते हैं वही क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। लेकिन जो गुणसूत्र होते हैं ये क्या होते हैं कि इनके बाद जो बनता है वो होता है आपका डीएनए, और डीएनए के बाद जो होता है उसे हम कहते हैं जीन। यानी गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई अगर संगठन के रूप में देखा जाए तो जीन है, उसके बाद आपका डीएनए, फिर आपका गुणसूत्र। यानी कि जीन के समूह को हम डीएनए कहते हैं और डीएनए के समूह को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ये बात जो कि हो चुकी है। उसके बाद हम ये मेंडल के अनुसार था चीजें कि गुणसूत्र जो है कि क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। लेकिन अब बात फंसती है कि ये जो आपके गुणसूत्र होते हैं ये भी तो किसी से बने होते हैं। अब इसको हम आगे चलते हैं। तो जो आपके गुणसूत्र होते हैं ये क्या होता है कि ये दो चीज से मिलकर बने होते हैं मुख्यतः। वैसे एक तो आपका होता है प्रोटीन और आपका दूसरा होता है न्यूक्लिक। ये न्यूक्लिक के बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक। उसमें भी अगर देखा जाए जो न्यूक्लिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आपका आरएनए। यानी कि डीएनए को डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो अब इनमें से हमें पता करना है कि कौन सा है जो आपके डेटा को ट्रांसफर करने में मुख्य भूमिका को निभाता है। उसमें दो तीन वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हुए हैं, तो उनको हम समझेंगे। तो पहले आपके एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है फ्रेडर मिसर, यानी कि हम उसे एफ मिसर के नाम से जानते हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कोशिकाओं के केंद्रक में एक पदार्थ छुपा होता है यानी उपस्थित होता है जिसे न्यूक्लिन कहा जाता है, वही डेटा को ट्रांसफर करता है। तो न्यूक्लिन शब्द का प्रयोग पहले किसी ने किया था, वो कौन थे, फ्रेडर मिसर। इन्होंने एक बात बताया हुआ था कि कोशिकाओं के केंद्रक में एक पदार्थ होता है जिसका नाम न्यूक्लिन है, वही डेटा को ट्रांसफर करने वाला काम करते हैं। उसके बाद आपके दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, वो बताते हैं कि जो आप न्यूक्लिन बता रहे हो वो न्यूक्लिन ना होकर के न्यूक्लिक है। क्या है, न्यूक्लिक। याद कर लीजिएगा, न्यूक्लिन शब्द का प्रयोग पहले फ्रेडर मिसर ने और न्यूक्लिक शब्द का प्रयोग किया था आपके अल्टमैन ने। तो जो अल्टमैन आते हैं ये बताते हैं कि जो आपका न्यूक्लिक है कैसा है, अम्लीय है। तो न्यूक्लिक अम्ल, यहां तक जो की बातें चल गई थी अल्टमैन के कोटेशन के अनुसार है कि अल्टमैन ने कहा था कि वो न्यूक्लिन ना है, क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अब हम समझते हैं इसको। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिए। आगे चलते हैं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अब हम चलेंगे न्यूक्लिक, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये क्या होते हैं। तो जो आपका न्यूक्लिक होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये किनके बने होते हैं, इनको हम पहले समझेंगे। तो इनमें अभी आपने जस्ट देखा था कि इनमें क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। तो डीएनए और आरएनए आपको फुल फॉर्म पता ही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब ये न्यूक्लिक एसिड बने किसके होते हैं, ये बात यहाँ पर अभी आपको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो जो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये आपके बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। तो याद रखिएगा, नाम पूछा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला, जिसे चेन या श्रृंखला कहा जाता है, इसके बने होते हैं। अब बात फंसी कि ये क्या है, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है। तो ये क्या, ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, न्यूक्लियोटाइड।
ये न्यूक्लियोटाइड के क्या है, बहुलक है। बहुलक आप जानते होंगे, एक ही श्रेणी में जब किसी भी संख्या का बार बार रिपीटेशन होता है तो उसे हम बहुलक कहते हैं। तो अभी तक जो बातें पता चली आपको, जो न्यूक्लिक होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन होते हैं, और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। यहां तक बातें आपको पता चलती है। अब हम चलते हैं केवल किसके, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अब हम मेन जो बात करेंगे वो आपका होगा न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है इसको समझते हैं। न्यूक्लियोटाइड अब समझते हैं। तो अब याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो तीन चीज से मिलकर बने होते हैं। अब तीन चीज का नाम क्या है, तो एक का नाम है एस, एन और पी। याद रखिएगा, एस, एन और पी, ये शॉर्ट में है। फुल हिसाब से देखा जाएगा तो एस का मतलब होता है शुगर, और एन का मतलब होता है नाइट्रोजनस क्षार। क्षार को बेस करते हैं। उसके बाद तीसरा जो होता है आपका, उसे हम कहते हैं फास्फेट। कहीं कहीं फास्फेट समूह भी लिखेगा, तो फास्फेट समूह। तो न्यूक्लियोटाइड तीन चीज से मिलकर बने होते हैं, एस, एन और पी। एस का मतलब शुगर, उसके बाद एन का मतलब नाइट्रोजनस क्षार, उसके बाद आपका होता है फास्फेट समूह। ये तीन चीज का निर्माण किसका होता, तीन चीजों से मिलकर क्या बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड। अब हम समझेंगे पहले शुगर को, कि शुगर दरअसल क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम शुगर से। तो शुगर देखिए, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें जो शुगर पाया जाता है उस शुगर का नाम है राइबोज प्रकार का शुगर। कौन सा, राइबोज प्रकार का शुगर होता है। ये पंचवलनीय होता है, मतलब ये 5 कार्बनों का संगठन होता है, इसीलिए इस शुगर को राइबोज प्रकार का शुगर या पेंटोज प्रकार का शुगर भी कहा जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड में किस प्रकार का शुगर, पेंटोज प्रकार का शुगर। अभी आपने आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म देखा होगा, तो उसमें राइबोज शब्द आए होंगे, जिसमें आपने आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये शुगर की वजह से नाम भी उनमें फर्क होते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो कौन सा, पेंटोज प्रकार का, यानी कि 5 कार्बन इस संगठन में ज्वाइंट होते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, पेंटोज प्रकार के। शुगर 6 होंगे तो हेक्टोज कहेंगे, 9 होंगे तो हेक्टनोज कहेंगे, सॉरी नॉनोज कहेंगे, 7 होंगे तो हेक्टनोज कहेंगे। इस प्रकार का जो क्या होते हैं कि संगठन की वजह से नाम में जो कि अंतर आने लगता है। तो ये पेंटोज प्रकार के शुगर मतलब यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे, यानी कि 5 कार्बन ज्वाइंट हो गए, इसलिए हम क्या कहते हैं, पेंटोज प्रकार का शुगर, जो कि न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे नाइट्रोजनस क्षार, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजनस क्षार को पढ़ते हैं। तो जो आपके नाइट्रोजनस क्षार होते हैं वैसे तो मुख्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक का नाम है प्यूरिन और एक का नाम है पिरिमिडीन। एक का नाम है प्यूरिन और एक का नाम है पिरिमिडीन। तो ये पिरिमिडीन कहीं कहीं पायरेमिडीन भी देगा, वो इंग्लिश में पायरेमिडीन कर देता है, तो लेकिन ऐसे करके भी किताब में दिया हुआ है, तो दोनों बात आप जानते रहिए। अब इसमें भी ये जो आपका होता है प्यूरिन, ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के, तो 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक का नाम होता है एडेनिन और जो दूसरे का नाम होता है इसका नाम है ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन। उसके बाद यहां पर देखेंगे तो जो आपका प्यूरिन होता है ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक का नाम है साइटोसिन, दूसरे का नाम है थायमिन और तीसरे का नाम है यूरेसिल। तो कुल कितने मिले आपको, अगर देखा जाए ओवरऑल तरीके से, तो जो आपका नाइट्रोजनस क्षार है कुल हिसाब से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, कुल 5 प्रकार के मिल गए आपके नाइट्रोजनस क्षार। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है,
ये आपकी जो प्यूरिन होते हैं ना उसमें डबल हेलिक्स होते हैं, जैसा कि आपको फिगर में यानी पिक्चर में दिख रहा होगा, इसमें डबल हेलिक्स होते हैं। और संगठन जो आपका कार्बन का होता है उसमें 1 से लेकर 9 तक होते हैं। ये आपके डबल यानी कि डबल रिंग वाले होते हैं, अभी आपको फिगर में जो फ्लैश कर रहा होगा। उसके बाद पिरिमिडीन में थोड़ा सा अंतर होता है, ये आपके सिंगल रिंग वाले होते हैं और ये 1 से लेकर 6 तक ही इसमें क्या होते हैं, कार्बन के संगठन पाए जाते हैं। और पैरामीडिन 3 प्रकार के हो गए, प्यूरिन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कौन से, एडेनिन और ग्वानिन। तो इसको हम ए से भी कर देते हैं, इसे जी से कर देते हैं, और इसको एस से, इसको सी से कर देते हैं, और इसको क्या करेंगे टी से, और इस वाले को यू से कर देते हैं, यानी कि ए जी सी टी यू। इस प्रकार से भी आप क्या करेंगे, चीजों को याद रखने के लिए कोड किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 5 प्रकार के तो मिल गए आपके नाइट्रोजनस क्षार, इसमें अब डीएनए और आरएनए में केवल 4 ही प्रकार के नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं। अब उनकी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। यहां पर देखेंगे कि इस 5 प्रकार के नाइट्रोजनस क्षार में कौन सा भाग डीएनए में लेता है और कौन सा भाग आरएनए में लेता है। तो यहां पे हम लिख देते हैं डीएनए, और यहां पर क्या लिखेंगे, आरएनए। ठीक है, अब देखें जो आपके डीएनए होते हैं उसमें कौन कौन से पाए जाएंगे, आरएनए होते हैं उसमें कौन कौन से पाए जाएंगे। यानी कि जो नाइट्रोजनस क्षार कुल 5 प्रकार के हैं, लेकिन आरएनए और डीएनए में केवल 4 प्रकार के ही क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं। तो इसमें देखेंगे पहले कि जो आपका डीएनए होता है उसमें आपके एडेनिन पाया जाता है, उसके बाद ग्वानिन, उसके बाद साइटोसिन और थाइमिन। यानी कि ये 4 प्रकार के जो नाइट्रोजनस क्षार है किसमें पाए जाते हैं, डीएनए में AGCT, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। अगर आरएनए की बात करेंगे तो इसमें 3 क्या होते हैं, सेम होते हैं, A, G और C। अंतर किसमें होता है, तो थाइमिन की जगह क्या होते हैं, यूरेसिल होता है। थाइमिन की जगह क्या होता है, तो यूरेसिल। इस कंडीशन में जो है कि अगर देखा जाए तो अगर आपको आरएनए मिल जाएगा तो डीएनए भी बन सकता है, और डीएनए मिल जाए तो आरएनए भी आप बना सकते हैं। केवल अंतर किसका है, थाइमिन की जगह यूरेसिल कर दिया है। यहां तक आपको बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। आगे चलते हैं। अब बात फंसी हुई है यहां पर, यानी कि फास्फेट समूह। तो इन तीनों में प्रश्न पूछे जाते हैं कि तत्व कौन से हैं। तो फास्फेट एक ऐसा तत्व के रूप में पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड में, ये तत्व का काम करता है इसमें। उसके बाद और प्रश्न पूछे जाते हैं कि आरएनए और डीएनए में 3 जो नाइट्रोजनस क्षार है वो समान रूप से पाए जाते हैं, कौन कौन से। तो आप देख रहे हैं AGC ये क्या है, तीनों एक समान रूप से पाए जा रहे हैं। उसके बाद और पूछा जाता है कि 5 प्रकार के नाइट्रोजनस क्षार में से डीएनए में किस क्षार का अभाव होता है। इसमें जो है कि यूरेसिल जो आपका इसमें नहीं पाया जा रहा है, मतलब डीएनए में यूरेसिल का अभाव होता है, आरएनए में थाइमिन का अभाव होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। इससे बहुत ज्यादा जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, अदर एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लेवल वाला जो एग्जाम होता है उसमें प्रश्न जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वंशागति का आणविक आधार क्या है। यहाँ तक जो चीजें, अभी और आगे वीडियो थोड़ा सा और डीप में जाना है, तो अब वो जो शेष बातें होंगी, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी कहेंगे कितना लंबा लंबा वीडियो बनाना दिक्कत होता है। तो हम शॉर्ट वीडियो थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट का बनाकर आप लोगों को अपलोड करते रहेंगे, जिसमें आपको पढ़ने में भी जो कि आसानी रहेगी। तो बाकी जो नेक्स्ट बातें हैं वो आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।